like symptoms, प्लस फीलिंग रन डाउन मीन्स के पेशेंट वीकनेस फील कर रहा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहा, दैट मीन्स के जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं पेशेंट वो भी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और उसका जो सांस है वो फूल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ठीक है। और तो अगर आप ये क्लासिफिकेशन हार्ट फेलियर की पढ़ें तो उसमें मुख्तलिफ सर सीवियरिटी। आपने अपनी स्क्रीन नहीं शेयर की हुई शायद। ओह अच्छा, सॉरी, ठीक है मैं करता हूँ। तो हमारे ये इसको इनेबल करें स्क्रीन शेयरिंग को, वो कह रहे हैं होस्ट हैज डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। जी हमार आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है आवाज़। करेंगे जी होस्ट हैज डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा एक सेकंड सर। सर अब चेक करते हैं। जी हो गई। हाँ जी, अब हो गई शेयर। सर अब हो गई है शेयर। तो हम चीफ कंप्लेन में थे, पेज नंबर 68 है हार्ट फेलियर का, कि patient is complaining के might be having that means the patient is feeling weakness or haven't been able to get up the stairs at home, ठीक है। that means the patient जो कि उसकी इतनी restricted है कि वो घर की जो सीढ़ियाँ वो चढ़ नहीं पा रहा, सांस फूल जाता है। is a 65-year-old African American, ठीक है। एज उसकी जो 65-year-old पेशेंट है, दैट मींस के ही इज ओल्ड elderly patient who was brought to the department by ambulance upon request of his endocrinologist, ठीक है। दैट मींस के पेशेंट को हॉस्पिटल लाने के लिए भी एम्बुलेंस की असिस्टेंस है। The patient had called his office this morning to cancel his routine visit for diabetes follow-up because he became short breathless and diaphoretic after attempting to climb a flight of stairs, ठीक है। इसका मतलब ये कि उसको डायबिटीज भी है, उसके लिए डायबिटिक फॉलो के लिए उसने उसकी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ जो उसने कैंसिल की। उसने क्यों कैंसिल की? क्योंकि पेशेंट जो है वो आज सुबह से जो है वो ही वाज हैविंग शॉर्टनेस ब्रेथ, डायफ्रेटिक, इवन अटेम्प्टिंग टू क्लाइंब दी स्टेयर्स, कि उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी हो गई थी कि पेशेंट जो है वो अपस्टेयर्स को भी क्लाइंब नहीं कर पा रहा था, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा था, उसके जो सांस है वो फटता था। When evaluated by the paramedics home, the diaphoresis has resolved and his heart rate of 100 to 120 beats per minute, ठीक है। तो चेक किया तो उसमें जो उसका डायफ्रेसिस है वो तो रिजॉल्व हो गया था, लेकिन हार्ट रेट जो सिग्निफिकेंटली हाई था। The patient states that he has been gaining weight and having progressively worsening dyspnea on exertion over the last 5 days, ठीक है। तो डिस्पनिया उसको उसका वर्सन हो रहा था, और पेशेंट ओवरवेट था, ओबीस था, हिज शॉट नाइट, ठीक है। एट नाइट जो है वो मोस्टली उसकी जो रहता है वो मजीद वर्स हो जाती थी। Forcing him to sit upright, मतलब लेइंग कुछ की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो मजीद पर्सन हो जाती थी, और उसको फोर्स करती थी कि वो है, और जिस वजह से जो है वो रात को सो भी नहीं पा रहा था। He began sleeping in his
तो उसने फिर जो है वो अपराइट पोजीशन में ही होना शुरू कर दिया। He is unable to eat physical activities that he could do in ago। ये 2 हफ्ते पहले जो फिजिकल एक्टिविटीज वो आराम से कर लेता था, वो अब करने से कासिर था। मेडिकल हिस्ट्री में आ जाए तो पेशेंट हैज टाइप 2 डायबिटीज फॉर द लास्ट 15 years, untreated until 3 years ago, neuropathy 2 years and retinopathy 1 year। तो पेशेंट को डायबिटीज थी 15 साल से, पिछले 3 साल कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था, थी और वजह है उसको न्यूरोपैथी और डायबिटीज की वजह से हो रही थी। ये चीजें इस चीज को इंडिकेट कर रही हैं कि डायबिटीज जो है वो इस पेशेंट के लिए रिस्क फैक्टर, जो वेट है, ओबेसिटी, वो उस पेशेंट के लिए रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो आपने जो असेसमेंट करनी होती है तो ये जो पर्ल्स ऑफ इंफॉर्मेशन है होता है फ्रॉम द स्टेटमेंट, कि आप अपने पेशेंट असेसमेंट कर सके कि आपका पेशेंट, एक तो आपका पेशेंट ओल्ड है, दूसरा ये कि ओबीस है, तीसरा डायबिटीज है और डायबिटीज फॉर द लास्ट 3 years। तो हाइपरटेंशन पेशेंट 20 साल से है, में 6 months ago से तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ है, एक और रिस्क फैक्टर है। कार्डियोवैस्कुलर एरिथमिया 2 and 3 years ago, recurrent TIA। ये जरा सर्च करेगा हमारी TIA क्या है। ठीक है, फिर हम आते हैं फैमिली हिस्ट्री में। तो फादर डाइड एट एज 65 ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, कि जो उसके क्लोज रिलेटिव फादर की जो डेथ हुई थी हार्ट अटैक से 70s विद वेंट्रिकुलर एरिथमिया, एंड वन ब्रदर एज 70 अलाइव विद डायबिटीज मेलाइटस। तो उसके फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स हैं जिनमें मदर है, फादर है, ब्रदर हैं, उनको हार्ट डिजीजेस भी थी और डायबिटीज भी थी और कुछ उसके फादर की डेथ भी जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई। सोशल हिस्ट्री में क्या है, रिटायर्ड म्यूजिशियन लिविंग अलोन। ठीक है, कि prior to his cardiovascular, his hobby was repairing and playing antique components. He has 30-pack-year history of smoking, but was quitting 22 years ago। 30 साल पहले जो है वो 22 साल पहले वो हैवी स्मोकर था, लेकिन उसने 22 साल से जो है वो स्मोकिंग की हैबिट को क्विट कर दिया है। He has a positive history for alcohol use, but state he hasn't had a सर ये ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक्स हैं। अच्छा, इस्कीमिक अटैक, ठीक है, सही है। तो hadn't had a drop in the 12 year। तो पेशेंट जो अल्कोहलिक भी है, तो ये जो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं ये आपको असेस करने में हेल्प करेंगे कि आपका पेशेंट जो है कितना जो है वो रिस्क पे है। अच्छा, अब उसकी मेडिकेशंस में रोजिग्लाइटाजोन है 4 g per oral once daily, metformin extended release 1000 mg per oral once daily, Glargine mg per oral BID, atorvastatin 20 mg per oral daily, lisinopril 10 mg per oral daily, aspirin extended release, dipyramidol 25 mg per 200 mg। तो ये जो एस्पिरिन है वो जो है वो ले रहा है, टॉर्वास्टैटिन ले रहा है, लिसिनोप्रिल ले रहा है। लिसिनोप्रिल एस इनहिबिटर्स हैं, टॉर्वास्टैटिन जो स्टैटिन जो है वो ब्लड थिनिंग एंटीप्लेटलेट्स हैं। ये दो जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, फिर review of symptoms में reports having headaches recently but nothing that would consider unusual or out of the ordinary, denies any recent chest pain। ठीक है, no chronic cough but has a recent episode of coughing spells with productivity। that means आप उसको रिसेंट जो है जो कफ है दैट इज नॉन प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, कंप्लेन्स ऑफ रीसेंट एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। आप लोग ये भी असेस कर सकते हैं कि पेशेंट इज टेकिंग लिसिनोप्रिल, ठीक है, व्हिच इज एस इनहिबिटर। तो एस इंड्यूस कफ तो नहीं, आपके पेशेंट को आपने जो ड्रग इंड्यूस डिसऑर्डर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना होता है अपने केसेस में। ठीक है, तो वेदर ये जो कफ है नॉन प्रोडक्टिव कफ
कहीं ये लिसिनोप्रिल की वजह से तो नहीं है कि पेशेंट लिसिनोप्रिल ले उसको नॉन प्रोडक्टिव का खा रहा है, या उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से जो है पेशेंट इज हैविंग कफ, ठीक है। Patient complains of recent abdominal bloating and of being awakened the bath for evening to relieve his bladder. ठीक है, तो he reports some weakness in his right lower extremity, but states that it is unchanged from his most recent stroke. ठीक है, तो उसको recently जो stroke भी हुआ था और वो he denies chronic joint pain. Physical examination में journal patient is sitting up on the gurney in the emergency department. Patient जो है वो generally conscious है. वाइटल साइंस पे ब्लड प्रेशर 150/95, तो इसको देखें हाइपरटेंशन की गाइडलाइंस क्या रिकमेंड करती हैं कि 65 ईयर ओल्ड पेशेंट जो है जिसको डायबिटीज भी हो उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर की रेंज को देखें अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस और उसको कंपेयर करें कि इस पेशेंट में जो ब्लड प्रेशर आइदर इट इज एलिवेटेड और नॉट, ठीक है। फिर पल्स उसका 100 to 120 है, रेस्पिरेटरी रेट जो 22 है। अच्छा, आपके पेशेंट में जो फिगर्स एबनॉर्मल होती हैं वैल्यूज उनको हाईलाइट कर लिया करें, ठीक है, ताकि आपको असेसमेंट में आसानी हो जाए कि जो की पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट कर लें ताकि आपको दोबारा से साइड स्टेटमेंट को ना पढ़ना पड़े और आपको इजीली जो है फोकस और हाईलाइट कर लें कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो हार्ट रेट उसका बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स के कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे जो हार्ट है वो ज़्यादा स्पीड से पंप कर रहा है और ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है ताकि ब्लड जो है वो रीच आउट पहुंच सके टू दी बॉडी। रेस्पिरेटरी रेट हाई है, दैट मीन्स पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसका वेट 103 kg है और हाइट 11 है, उसका बॉडी मास भी निकाल सकते हैं 205 की तरफ 20 है कि नहीं है। स्किन कलर पेल है, डायफ्रेटिक। कलर पेल का मतलब ये है कि जो स्किन है या स्किन जो है इट इज द मोस्ट एक्सट्रीम पेरिफेरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब जो एक बॉडी का जो हार्ट से सबसे दूर ऑर्गन होता है या फिर टिश्यू होता है दैट इज स्किन। तो स्किन के फेल होने का मतलब ये है कि हार्ट जो है वो सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा और वो ब्लड जो है वो स्किन तक नहीं पहुंच रहा या पेरिफेरल्स तक नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से जो स्किन है वो पेल नजर आती है, यानी कि उसमें खून नहीं होता, खून की कमी होती है, जिसकी वजह से जो है वो जो स्किन का एक रेड टेक्सचर होता है वो नहीं होता बल्कि वो पेल हो जाती है। एनीमिया के केस में भी जो स्किन है वो यूजुअली पेल होती है, ठीक है। फिर ये जो है इसमें ठीक है, ये मतलब उसके हेयरिंग का और ईयर, आई, नोज, थ्रोट के बारे में है। फिर उसका नेक है, ये जस्टा जो वीनस जस्टा मेडुलरी वीनस डिस्टेंशन, जो ये मैंने आपको बताया था कि जो नेक में एक वेन होती है वो डिस्टेंडेड या उभरी हुई नजर आ रही होती है, दैट मींस का मतलब ये होता है कि जो है वो वेन जो है वो बहुत ज्यादा डायलेट हुई है ताकि जो ब्लड है वो हार्ट से इजीली वेन्स के अंदर जा सके, ठीक है। तो ये जो है एक साइन होता है हार्ट फेलियर का। फिर कैरोटिड ब्रूट्स हैं, इट इज नॉट अप्रिशिएटेड, नो लिम्फोडेनोपैथी और थायरोमेगाली। फिर उसके लंग्स में रेस्पिरेशंस आर इवन, देयर आर फाइन क्रैकर्स इन बोथ लंग पीट्स प्रीवियसली नोटेड। अच्छा, जब पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो शॉर्टनेस बहुत ज्यादा की वजह से हो सकता है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में डॉक्टर्स यूजुअली सबसे पहले सस्पेक्ट करते हैं कि कोई पेशेंट का लंग डैमेज तो नहीं हुआ या कोई ऐसी डिजीज या इन्फेक्शन तो पेशेंट को नहीं हुई जिससे उसका लंग डैमेज हो गया। तो उसके लिए वो चेस्ट रेडियोग्राफ करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि लंग्स जो हैं वो सही प्रॉपर्ली
फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, या लंग्स जो है वो उनकी जो इशू हिस्टोलॉजी है वो। फिर हार्ट में रेगुलर रिदम्स, नो रब्स, वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ द S1 एंड S3। S3 जो है वो हार्ट के जो साउंड्स हैं, appreciated at the apex in lateral position, laterally and difficult to। तो ये हार्ट एब्डोमेन में सॉफ्ट, abdomen is soft, liver and spleen slightly enlarged, no masses, hyperactive and bowel sounds। ठीक है, तो लिवर और स्प्लीन जो है स्लाइटली इनलार्ज क्यों हो सकते हैं कि जिस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो जब हार्ट फेलियर होता है तो उसमें हार्ट का जो ब्लड है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स नहीं पहुंच पाता, तो जिसकी वजह से जो ऑर्गन्स हैं वो स्लाइटली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो हो सकता है इस केस में जो पेशेंट का लिवर है वो स्लाइटली डैमेज होना शुरू हो रहा है बिकॉज के उसको लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से। ठीक है, अच्छा जी। Pedal edema bilaterally, river intensity bilaterally। Pedal edema जो है वो it is another indication of the heart failure। ठीक है, pedal जो है एक्सट्रीमिटीज में जो एडिमा होता है उसको। इसके अलावा उसकी लैब वैल्यूज में सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, हीमोग्लोबिन उसको 12.6 है, which is slightly low for a male individual। ठीक है, hematocrit 39 है, plate 9 which is okay। मैग्नीशियम, कैल्शियम, काइनेज, इसमें आपने वो वैल्यूज हाईलाइट करना है। पेशेंट की बहुत सारी लैब रिपोर्ट्स हो सकती हैं, लेकिन आपने एक्सपीरियंस और नॉलेज की बेस में सिर्फ फोकस उन वैल्यूज में करना है जो कि हेल्प आउट करती है डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज प्लस हेल्प यू इन द मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। कि आइदर आपका जो ट्रीटमेंट है आइदर इट इज सेफ और इफेक्टिव। तो डिजीज ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के लिए जो सर्टेन लैब वैल्यूज होती हैं वो आपने देखनी है। तो इसमें is INR, PT, INR, PT, prothrombin, troponin, इसके अलावा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, ग्लूकोज क्योंकि पेशेंट को डायबिटीज भी है, हेमाटोक्रिट, हीमोग्लोबिन इसका थोड़ा सा लो है तो उसको भी देखने की जरूरत है। ALT, AST। ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेस उसके लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए। तो आपने जो टोटल बिलीरुबिन है तो आपने जो है वो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स होते हैं हर डिजीज के उनसे आपने ली है टू डिटरमिन के पेशेंट में कौन सी जो लैब वैल्यूज पहले ही टेस्ट पे अबनॉर्मल हैं उन पे भी फोकस रखेंगे उनको नॉर्मलाइज करने के लिए। जैसे अगर पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आया है तो आप उसकी बेस में ट्रीटमेंट डिसीजन लेंगे कि आप पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इन्फ्यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, फिर ECG में साइनस टैकिकार्डिया रेट ऑफ 112, QRS, नॉन स्पेसिफिक STT वेव चेंज। ठीक है, तो ये जो ECG नॉर्मल ECG और उससे जो डिवेटेड ECG होती है ये उसको इंडिकेट कर रही है। फिर चेस्ट एक्सरे, एविडेंस ऑफ कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, कार्डियोमेगाली। आपको पता है कि हार्ट फेलियर में जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट है उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल हो जाती है क्योंकि जो है रिटेंशन होती है ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, वो स्फेरिकल हो जाता है इन शेप। तो चेस्ट एक्सरे में जो है वो कार्डियोमेगाली शो होगी। ठीक है,
कार्डियोमेगाली का मतलब ये है कि हार्ट अपने साइज से इंक्रीज हो जाए या बढ़ जाए। इंटरस्टिशियल एडिमा, एल्वुलर एडिमा, ठीक है, तो उसमें इंडिकेट हो रहा है उसके एक्सरे में कि अब जब आप एक्सरे देखते हैं तो यूजुअली जो एक्सरे चेस्ट एक्सरे होता है उसमें ये जो डार्क रीजन हैं ये जो है नॉर्मल लंग्स है, ठीक है, कि जो फंक्शनली हिस्टोलॉजिकली नॉर्मल हेल्दी लंग्स हैं, उन वाइटनेस या क्लाउडी इंडिकेशन होना शुरू हो जाए तो दैट मींस कि आइदर देयर इज एडिमा इन द लंग्स और आइदर जो क्या कहते हैं लंग्स का एक पोर्शन है या पार्ट ऑफ दैट टिश्यू जो है लंग्स का दैट इज डैमेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लंग्स का एक पोर्शन है वो टोटली वाइट हो गया है और जितना इंटेंसिटी के साथ ये वाइट होता है उतना उसका मतलब ये होता है कि डैमेज उतना है, या और जितना ये डार्कर होता है दैट मीन्स कि उतना ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि एक पोर्शन जो है लंग्स का वो टोटली वाइट होना शुरू हो गया, दैट मीन्स के एल्वियोलाई में एडिमा या फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गई है। इसके अलावा साइड सेक्शन उन्होंने लिया है तो ये जो लंग्स हैं और दिस इज द हार्ट, तो दिस इज इंडिकेटिंग के हार्ट जो है वो कार्डियोमेगाली की तरफ जा रहा है। दिस इज ईसीजी, ठीक है। तो एक आपको मैंने पता है तो एक नॉर्मल रिदम होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलेक्शन का, और फिर अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट हो तो उसमें जो वो पैटर्न जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है। तो जो चेस्ट एक्सरे है दैट शोकुलर डायलेशन, ठीक है, एंड इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल डायमेंशन, ठीक है। तो हार्ट जो है वो कार्डियोमेगाली हुआ है जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो है वो डायलेशन हुई है, क्योंकि जो जब हार्ट की पंपिंग नहीं होती हार्ट मसल्स जो हैं वो फेल कर जाते हैं इन पंपिंग दी ब्लड इनटू दी आउट ऑफ दी हार्ट, तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाता है इन द प्रीवियस चेंबर ऑफ दी हार्ट। तो उसकी वजह से अगर वो वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया तो वेंट्रिकुलर में जो है वो रिएक्शन होने लगेगी। Akinesia of the sputum and severe left ventricular dysfunction. Ejection force was estimated at 15 to 20% with no visible dots, ठीक है। तो ejection fraction का भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, ये आप स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि ejection fraction आपको इंडिकेट करता है कि किस हद तक आपका जो पेशेंट है उसमें हार्ट फेलियर हुआ है। इसके अलावा हमने ये भी बताया था आपको कि सिस्टोलिक कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो आपने इस केस में जो बच्चों ने ये केस करना है दे शुड हाईलाइट के किस तरह से ये जो डिसफंक्शन है आइदर इट इज सिस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ठीक है। फिर क्वेश्चंस क्या है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ दिस पेशेंट ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। इस पेशेंट आपको कोई ड्रग प्रॉब्लम के मैंने एक हिंट आपको दी है कि पेशेंट इज प्रोड्यूसिंग नॉन प्रोडक्टिव कफ, तो गो एंड स्टडी द स्लाइड्स के प्रोडक्टिव कफ होता है कि नहीं होता, या फिर ये जो कफ है आइदर दिस इज ड्रग इंड्यूस्ड इनहिबिटर्स इंड्यूस्ड कफ, क्योंकि पेशेंट जो है वो कंटिन्यूअसली एड्स इनहिबिटर्स को होगा। What sign and symptoms and other information indicate presence of severity of the patient's heart failure, ठीक है। तो severity का हमने एक क्लासिफिकेशन या क्राइटेरिया डिस्कस केस पे आपने इंडिकेट करना है कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं, और दूसरी इंफॉर्मेशन है लाइक लैब वैल्यूज और फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो कि हमें ये हेल्प आउट करेगा इन डिटर्मिनिंग के पेशेंट में किस लेवल सिविरिटी का हार्ट फेलियर मौजूद है, ठीक है। फिर व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेजिंग ऑफ हार्ट फेलियर फॉर दिस पेशेंट अपॉन प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हमने स्टेज की हार्ट फेलियर की, तो आपने ये बताना है कि ये पेशेंट किस स्टेज पे है हार्ट फेलियर की और क्यों।
could any of this patient's problem have been caused by drug therapy? आपके ख्याल में कोई ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसमें ये जो हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है या फिर ये कफ है या जो भी उसकी कंप्लेंट है वो एग्रेवेट हुई हैं? फिर desired outcomes, what are the goals of for the pharmacological management of heart failure in this patient? जो goals of therapy हमने decide study किए थे. Considering his other medical problems, what other treatment goals should be? तो ये जो हमने पीछे पेशेंट की कंप्लेन, इसके अलावा पेशेंट की लैब वैल्यूज, वो सारी चीजें पढ़ी थी, उसकी बेस पे आप अगर समझते हैं कि इस पेशेंट में और कौन से गोल्स ऑफ थेरेपी होने चाहिए तो वो इंक्लूड करें. फिर what medications are indicated in long term management of patients heart failure based upon his state of heart failure. कि आपका पेशेंट किस स्टेज पे है हार्ट फेलियर और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में इस पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए विद कंप्लीट ट्रीटमेंट रेजिमेन. ठीक है. फिर व्हाट ड्रग डोजेज स्केड्यूल एंड ड्यूरेशन आर बेस्ट suited for the treatment of this patient. पूरा ड्रग डोजेज रेजिमेन to evaluate the therapy for achievement of without therapeutic outcomes. आप अपने पेशेंट में उसकी थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए कि आइदर है या होगी, उसके लिए एज ए फार्मासिस्ट आप कौन सी लैब वैल्यूज को हाईलाइट करेंगे टू डिटरमिन कि आपने जो भी ट्रीटमेंट इस पेशेंट को दिया है वो सेफ और इफेक्टिव है कि नहीं है. ठीक है. तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आपको मॉनिटरिंग पैरामीटर्स भी मैंने स्लाइड्स में शायद दिए थे, उसकी बेस पे आपको पता चल जाएगा. Over next 3 days, the patient received maximal drug therapy and his condition improved. He underwent a cardiac catheterization and bare metal stent for 90%. उसको जो है बाद में उन्होंने और उसको स्टंट इम्प्लांटेशन की. He was discharged on lisinopril 20 mg, Paromol, Aurora, Vadinol, Carbidol ने बाद में ऐड की 625 mg BID, 40 mg per oral daily, पोटाशियम क्लोराइड. ठीक है. मैग्नीशियम ऑक्साइड, इंसुलिन और क्या कहते हैं क्लोपिडोग्रिल, एस्पिरिन. तो आपने जो है वो डिटरमिन करना है कि आइदर ये जो उसको मेडिकेशन दी गई है इट इज सुटेबल और अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस और नॉट. ठीक है. व्हाट इंडिकेशन इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट अबाउट द मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट हार्ट फेलियर. पेशेंट को काउंसलिंग पॉइंट्स आपने क्या देने हैं. ठीक है. एज अ फार्मासिस्ट व्हाट वुड यू लाइक टू काउंसल द पेशेंट. Upon follow-up of the clinic, the patient is noted to have gained a pound weight gain from baseline dry weight at discharge. मतलब जब पेशेंट डिस्चार्ज हो तो उसने मजीद 5 पाउंड वेट गेन कर लिया है. क्या his ability to climb stairs and symptoms shortness of breath have improved from prior to admission. तो उसकी जो चीज कंप्लेन थी कि उस चलते शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की है वो होना शुरू हो गई है. Questions what is the role of routine monitoring BNP levels in the management of patient heart failure. BNP levels जो हैं वो किस लिए indicated हैं, used होते हैं in the monitoring of the management of the heart. Patient development of worsening symptom may be result of initiation of cardiovascular therapy. Outline information that should be provided to the patient about common adverse effects when taking or titrating carvedilol therapy. This is how they should be managed if they occur. ठीक है. तो carvedilol से related जो है वो side effect, adverse effects और उसको patient कैसे manage कर सकता है, उसके counseling points जो हैं दिए जाएं. Outline therapeutic plan for transitioning this patient from carvedilol immediately to the controlled risk product. ये बेशक आप क्वेश्चन है वो इसको रिमूव कर दें. ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो अगर आपने इंक्लूड करना है तो फाइन, अदरवाइज patient return to the clinic 3 weeks later stating that his weight is improved. He notes that in general he feels much better than he
did just 1 week ago and is happily back to playing his pump again. ठीक है, तो पेशेंट जो है वो रिकवर हुआ है और अ, सेकंड मीटिंग कॉल करें अगर ये टाइम फिनिश हो रहा है आफ्टर 5 मिनट्स। सर अभी 7 मिनट्स हैं। हाँ लेकिन हमें अभी दूसरी डिजीज भी करनी है जो है ना वो फिर दोबारा मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। ठीक ठीक है है सर, इसके लिए दोबारा मीटिंग कॉल कर लेते हैं। हाँ जी, बस ये वाला केस फिनिश हो गई 5 मिनट के बाद दोबारा से मीटिंग कॉल कर लेगा।